अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि होने वाला है 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। तो जिन्होंने भी चैनल को विजिट किया होगा वो देख पा रहे होंगे कि अब तक मैंने पेपर 1 के 6 चैप्टर के जितने भी डिटेल में क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एनआईएस द्वारा, वो सब अपलोड किए हैं चैनल पे। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। बात करते हैं कि आज के इस सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम पेपर 1 के चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अधिगम है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एनआईएस ने अपने एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में भी हमें आइडिया मिल सके और हम आराम से उन प्रश्नों का उत्तर लिख सके। चलिए देखते हैं। आज के इस सेशन में मैंने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रखे हैं चैप्टर 7 के। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम की परिभाषा दीजिए और सैद्धांतिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। आंसर है अधिगम की परिभाषा। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण में अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन आता है। दोस्तों, आपको पता है कि जो कुछ भी हम अपने व्यवहार के द्वारा, बाहरी चीज़ों के द्वारा, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी रुचि से, अपने अनुभव से सीखते हैं, वह सब अधिगम है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका डेफिनेशन, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं अधिगम की। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि जब भी परिभाषाएं पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, तो आप कोशिश करें कि हमेशा वो परिभाषाएं मेंशन करें जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। इससे आपका जो राइटिंग स्किल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखता है उभर के, और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, मेरे साथ 2 बार बोलिए, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। वुडवर्थ ने कहा था, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देख लेते हैं स्किनर के अनुसार। अधिगम व्यवहार में वह परिवर्तन है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो आप देख सकते हैं, वुडवर्थ ने कहा था कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, और स्किनर ने कहा था कि अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है। और आपको पता है कि जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और आंसर होते हैं उसमें आपको 20 से 25 वर्ड्स के आंसर राइटिंग करनी है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसको हमेशा आप सोचिएगा कि ऐसे आप पढ़ें कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो छूटे नहीं। आगे देखिए अधिगम सिद्धांत। सीखने में कई दृष्टिकोण हैं, जिन्हें मुख्य रूप से व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, रचनावादी और सूचना प्रसंस्करण जैसे सैद्धांतिक ढांचों में बांटा जा सकता है, जो बताते हैं कि लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं और बदलते हैं। वहीं शिक्षार्थी की व्यक्तिगत शैलियों के आधार पर दृश्य, श्रव्य, कायिक जैसे भी तरीके होते हैं जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाते हैं। आइए बात करते हैं कि एक बच्चा कैसे सीखता है। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ बताए जाने पे सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। बच्चों को दूसरों के साथ खेलने के अवसर देना अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों के विकास का एक शानदार तरीका है। जैसा कि पूर्व पाठों में बताया गया है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु का समय सीखने और अपने चारों ओर की दुनिया के अर्थ निर्माण की स्वाभाविक इच्छा से भरा हुआ होता है। इस समय जबरदस्त सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास की संभावना होती है, और इससे पहले कि आप इसे जानें, यह समय जा सकता है। बच्चों की अपने अपने परिवेश में रुचि तथा अधिगम को आनंद की तीव्रता से बढ़ाने
तथा बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता के उद्दीप्त अनुभव और विविध प्रकार के अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक और अनिवार्य है। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्कूलों में देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे होते हैं और जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, वह बहुत कुछ सुनकर, देखकर, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जितना आप उनको सीखने का अवसर देते हैं उतना ही ज़्यादा वो सीखते हैं और उनकी जो लर्निंग है वो उतनी ही ज़्यादा सुदृढ़ होती जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के लिए प्रारंभिक अधिगम सर्वोत्तम ढंग से खेल, कहानी, वार्तालाप, गीत, लय, गति और अन्वेषण के अवसरों द्वारा होता है। बच्चे वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर सबसे अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, जब बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलते हैं या एनवायरनमेंट में फ्रीली उनको खेलने का मौका दिया जाता है तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। बच्चे संप्रेषण कौशल भी सीखते हैं, अपनी अर्थपूर्ण शब्दावली को समृद्ध करते हैं तथा कला, संगीत और नृत्य में भाग लेते हैं। वे प्रारंभिक संख्या पठन और साक्षरता भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि समान ध्वनियों में रुचि प्रदर्शित करना, समान ध्वनियों में आवाज़ों की पहचान करना और संख्याओं को दोहराते हैं। आइए देखते हैं अधिगम के प्रमुख सैद्धांतिक कोड। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को करते समय अपने 3 या 4 शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार ज़रूर से पढ़ने के बाद रिवाइज करें, या वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, या आपने एक बार देख लिया तो उसको अपने मन में बार बार दोहरा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो परमानेंट हो जाएगा आपकी मेमोरी में थोड़े टाइम के लिए। आइए देखते हैं अधिगम के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण। कई विचार और प्राथमिकताएं हम शिक्षकों के अधिगम के बारे में सोचने के तरीकों को प्रभावित करती हैं, जिनमें पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम के बीच अंतर, क्रमबद्धता, तत्परता और स्थानांतरण शामिल है। ये विचार एक छाया का काम करते हैं जिसके माध्यम से मनोविज्ञान शिक्षा में कुछ भी योगदान देता है उसे साझा और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसा कि देखा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के कई सिद्धांत, अवधारणाएं और विचार की शिक्षा की छाया से होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे शिक्षकों की व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सहायक है। समझते हैं इसको उदाहरण से। उदाहरण के लिए, कक्षा अधिगम से संबंधित मुद्दों के मामलों में शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित की हैं जो कक्षाओं के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे कम से कम कुछ हद तक वहां होने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हैं और अधिगम में सहायता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं आगे सीखने के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, एनआईओएस ने अपने शिक्षण में कई सिद्धांतों को एकीकृत किया है। एकीकृत का मतलब आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ों को जोड़कर एक साथ रखना और उसका क्रियान्वयन करना। आइए आगे देखते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण व्यवहार में परिवर्तन पर केंद्रित है, जैसे स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वह है बिहेवियरल अप्रोच, यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, जो कि स्किनर ने दिया था। स्किनर जैसे और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम को प्रतिक्रिया और उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस के रूप में देखा जाता है। इसके जो प्रमुख विद्वान हैं वह हैं पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चे की प्रत्येक क्रिया को जोड़ा हुआ है, कभी किसी रिस्पांस से तो कभी प्रेरणा से। आगे देखते हैं मुख्य विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अभ्यास और पुनर्बलन पर बल देते हैं, बाह्य व्यवहार को महत्व देते हैं, शिक्षा में उपयोग, पुरस्कार और दंड, ड्रिल एवं अभ्यास, कक्षा में अनुशासन। ये कुछ विशेषताएं हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण की। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने
शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे, उसमें ये एक क्वेश्चन आया था कि संज्ञानात्मक दृष्टि अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, वर्णन कीजिए। तो अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप यहाँ से उसका आंसर लिख सकते हैं, इसलिए आप एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच। इसमें सोच समझ, समस्या समाधान और जानकारी को संसाधित करने पर जोर दिया जाता है। जैसे कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम। अगर आपने कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कोहलर ने एक पिंजड़े में वो उस चिंपैंजी को बंद कर दिया था और वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रख दिए थे, यानी कि बक्से छोटे बड़े बक्से रख दिए थे, और उस बंदर ने या उस चिंपैंजी ने उन बक्सों को एक के ऊपर एक रखा और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो उसने सूझबूझ से और अपनी जानकारी को उस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी उसकी सोच और समस्या के सामने आया समाधान, तो उसने उस समाधान को निकालने का प्रयत्न किया। उसी तरह इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सोच, समझ, स्मृति और तर्क शामिल होते हैं। प्रमुख विद्वान हैं कोहलर और पियाजे, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अधिगम समझ पर आधारित होता है, समस्या समाधान पर बल दिया जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम किया जाता है, शिक्षा में उपयोगी होता है, खोज विधि पर आधारित होता है, समस्या आधारित अधिगम होता है और बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। अगला देखिए रचनावादी दृष्टिकोण यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं। इस दृष्टिकोण में बालक को सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है यह सबसे बेटर अप्रोच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, स्वयं खोजबीन करता है, स्वयं समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है और बार बार प्रयास करता है। इसके बाद वह जो भी चीज़ें फाइंड आउट कर पाता है या जो भी अधिगम वो कर पाता है, वो अधिगम बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए इस दृष्टिकोण में बालक को सक्रिय ज्ञान निर्माता भी कहा जाता है या नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और नन्हा वैज्ञानिक बालक को पियाजे ने कहा था, इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। प्रमुख विद्वान हैं पियाजे और वाइगोत्स्की। आगे देखिए प्रमुख विशेषताएं। स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण होता है, शिक्षा में उपयोगी होती है, गतिविधि पर आधारित शिक्षण है और सहयोगात्मक अधिगम है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। दूसरों का अवलोकन करके सीखना, सामाजिक अंतःक्रियाओं को महत्व देना। दोस्तों, इस दृष्टिकोण में बच्चा दूसरों को देख के सीखता है और इसमें सामाजिक अंतःक्रियाओं को महत्व दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जब तक सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो अनुकरण करेंगे ही नहीं। अगर एक बच्चे को किसी बंद कमरे में रख दिया जाए तो उसका सोशल इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो वो ना अनुकरण कर पाएगा और ना इंटरेक्शन करके कुछ सीख पाएगा। आगे देखिए इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम अनुकरण एवं प्रतिरूपण द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चा देख के सीखता है। प्रमुख विद्वान बंडूरा हैं और इस संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, समाज और वातावरण की भूमिका। दूसरा, प्रतिरूप का प्रभाव। तीसरा, शिक्षा में उपयोग। चौथा, शिक्षक का आदर्श व्यवहार। दोस्तों, चूँकि बच्चा देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, तो शिक्षक का जो व्यवहार हो वो आदर्श हो, ताकि बच्चा आदर्श चीज़ें सीखें। और पांचवा है समूह कार्य, क्योंकि जब तक बच्चा समूह में कार्य करेगा नहीं तब तक उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब तक सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा बच्चा अपने समाज से कुछ सीख नहीं सकता है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, यानी कि एक्सपेरियंशियल अप्रोच। करके सीखना, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। अनुभवात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव, क्रिया, सहभागिता और आत्मचिंतन के माध्यम से होता है। इसमें बालक सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दोस्तों, ये अनुभवात्मक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं रचनावादी
दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ भी बच्चा करके सीखता है, स्वयं खोजबीन करता है, और यहाँ भी बच्चा करके सीखता है, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ चीज़ें गलत करता है फिर उसको सही करता है और उसको अनुभव होता है, और उस अनुभव द्वारा बच्चा अधिगम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी बालक एकदम सक्रिय होता है और सक्रिय रूप से भाग लेके कार्य करता है। इस दृष्टिकोण का मूल सिद्धांत है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। प्रमुख विद्वान हैं जॉन डुई। आप कह ही सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक ही थे जॉन डुई। डेविड कोलब। अनुभवात्मक अधिगम की परिभाषा। डेविड कोलब के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का निर्माण अनुभव के रूपांतरण से होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तो आइए देखते हैं सीखने के प्रकार। अधिगम का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है, जिनमें शैक्षिक पहलू और मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल है। इसलिए अधिगम के विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। क्या अधिगम एक से अधिक प्रकार के होते हैं? हाँ, तो इसका उत्तर है हाँ। नीचे आपको अधिगम के 15 प्रकार और प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अधिगम के कितने प्रकार हैं, आखिर कितने तरीके से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। पहला है रटने की विधि। चूँकि अब तो हम इस विधि का प्रयोग करते ही नहीं हैं, ना ही हमारी एनसीएफ हमें अनुमति देती है कि इस विधि का प्रयोग किया जाए, लेकिन ये पारंपरिक विधि है और बहुत समय से चली आ रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। रटने की विधि, इसका तात्पर्य अवधारणाओं को बिना उनका अर्थ समझे लगातार दोहराते हुए उन्हें याद करने की प्रक्रिया से है। इस प्रकार का अधिगम यांत्रिक और दोहराव वाला होता है। दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं या दोहराते हैं तो उन्हें याद कर लेते हैं, वो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं स्टोर होते जाती है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम उसको पढ़ना छोड़ दें या उसको रिवाइज करना छोड़ दें तो वह भूल जाती है। इसीलिए हमेशा समझ के पढ़ने पे जोर दिया जाता है। आगे देखिए, दूसरा है सार्थक अधिगम। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद डेविड आशुबेल ने सार्थक अधिगम को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपने इसको पढ़ा ही होगा कि पियाजे ने भी अपने सिद्धांत में बताया था कि जब बालक अपने पुराने ज्ञान में कोई दूसरी चीज़ ऐड ऑन करता है, यानी कि उसका समायोजन कर लेता है, उस पुराने ज्ञान में बदलाव करके नए ज्ञान को अधिग्रहण करता है, तो उसे आत्मसात कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं। वैसे ही इन्होंने भी बताया था कि नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ते हुए जब बालक अधिगम करता है तो उसको सार्थक अधिगम कहते हैं। तीसरा है खोज के माध्यम से सीखना। यह तब होता है जब व्यक्ति खोज और शोध के माध्यम से स्वयं किसी अवधारणा को खोजता और सीखता है। इस शब्द को अमेरिकी वैज्ञानिक और शिक्षाविद जेरोम ब्रूनर ने विकसित किया था। दोस्तों, जब बच्चा अपने आप कुछ खोज के कुछ चीज़ सीख जाता है, कोई भी चीज़ सीखता है, तो उसे हम खोज द्वारा सीखना कहते हैं। अगला है सामाजिक अधिगम, यानी कि अवलोकन द्वारा। यह अन्य लोगों के व्यवहार के अवलोकन पर आधारित है जिन्हें आदर्श कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति वही दोहराता है जो वह देखता है। इसे कनाडाई मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंटूरा ने परिभाषित किया था। दोस्तों, सामाजिक अधिगम मतलब कि वह अधिगम है जो बालक अपने आसपास के लोगों से सीखता है या अपने आदर्श व्यक्ति से सीखता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक बच्चे को क्रिकेट देखना या खेलना बहुत पसंद है और वह अपने आदर्श के रूप में किसी बड़े प्लेयर लाइक विराट कोहली या फिर MS धोनी तो अब नहीं खेलते हैं, विराट कोहली जैसे प्लेयर को देखता है, उनको आदर्श मानता है, तो उनकी तरह चीज़ों को देखता और सीखता है या दोहराता है, तो इसको सामाजिक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रहणशील अधिगम। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रशिक्षक से जानकारी प्राप्त करता है, उसे समझता है और फिर बिना किसी समस्या के उसे दोहराता है। इसमें किसी प्रकार की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
दोस्तों, आपको ग्रहणशील शब्द का मतलब पता ही होगा कि जो भी हम सुनते हैं, यानी कि जो भी हमारे सामने बोलता हुआ व्यक्ति होता है उसको हम सुन रहे हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहणशील अधिगम वही होता है जब किसी प्रशिक्षक से हम जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर बिना समस्या को उसको दोहराते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम को ग्रहणशील अधिगम कहते हैं। अगला है साहचर्य अधिगम। यह अधिगम तब होता है जब व्यक्ति उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना सीखता है, जिससे वह किसी क्रिया की संभावित प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा सके। रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुकूलन से संबंधित कई अध्ययन किए, जो साहचर्य अधिगम का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक भावनात्मक अधिगम। यह हमें व्यक्ति और दूसरों की भावनाओं को जानने और प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधार लाना है। इसी प्रकार यह पारस्परिक और व्यक्तिगत संबंधों के विकास में भी सहायक होता है। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के चिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। 1970 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड कोल्ब ने अनुभवात्मक अधिगम मॉडल विकसित किया था। नेक्स्ट है अव्यक्त अधिगम। अप्रत्यक्ष अधिगम तब होता है जब व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन जब इसे प्रकट करना आवश्यक न हो तब इसे प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्वनिर्देशित अधिगम। स्वनिर्देशित अधिगम के माध्यम से लोग यह चुनते हैं कि वे क्या सीखना चाहते हैं और अपनी अधिगम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किन किन गतिविधियों का उपयोग करना चाहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति अपनी गति से कार्य करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम। इसका तात्पर्य सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। सूचनाओं, ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान से लोग एक दूसरे से सीखते हैं। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि लोग एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष अधिगम। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह क्या सीख रहा है। यह अनजाने में सीखना है। आप बिना किसी इरादे के और अर्जित ज्ञान पर ध्यान दिए बिना सीखते हैं। नेक्स्ट स्पष्ट अधिगम। अप्रत्यक्ष अधिगम के विपरीत यह योजनाबद्ध और जानबूझकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से अलग है। व्यक्ति सीखने का इरादा रखता है और उसे इस बात की जानकारी होती है कि वह क्या सीख रहा है। बिल्कुल वह स्पष्टवादी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है संवाद आधारित अधिगम। इसकी विशेषता संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। यह बातचीत के माध्यम से लोगों के आपसी मेलजोल का परिणाम है। इसे कहीं भी किया जा सकता है। दोस्तों, संवाद आधारित अधिगम, जैसा कि आप संवाद वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब बातचीत कर रहे होंगे या लोगों के बीच में होंगे तो आप इस अधिगम को सीख सकते हैं। प्रयोग और त्रुटि से सीखना। इसमें समस्या का सही हल निकालने के लिए खोजबीन के माध्यम से प्रयास किया जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद एडवर्ड थॉर्नडाइक ने परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने पर शोध किया था। आगे देखिए, विश्व भर में विभिन्न कक्षाओं में शिक्षक विभिन्न सिद्धांतों की सहायता से इन प्रकार की शिक्षण विधियों को विकसित करते हैं। इनमें से एक है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य में 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप जान लें कि आप किस प्रकार के शिक्षार्थी हैं और आप हमारे मुफ्त मिनी कोर्स सीखने के 8 तरीके के बहुबुद्धि को समझने के लिए मार्गदर्शिका के माध्यम से अपने 8 बुद्धि को कैसे विकसित कर सकते हैं। आगे देखिए,
खेल आधारित अधिगम। खिलौना आधारित अधिगम एक ऐसा शैक्षिक तरीका है जिसमें बच्चों को खिलौने और खिलौनों के माध्यम से मज़ेदार और अनुभवात्मक तरीके से सिखाया जाता है, जो अमूर्त अवधारणाओं को सरल बनाता है और संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे सीखना आनंददायक और प्रभावी बन जाता है। दोस्तों, आप शिक्षक हैं, अपने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और आपको पता है कि जब आप किसी खेल विधि से बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो वह कितने इंटरेस्ट के साथ उसको सीखता है, उसको सीखने का प्रयास करता है और उस बच्चे का उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। उस खेल में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो बिल्कुल एक्टिव लर्नर्स की तरह पार्टिसिपेट करता है और चीज़ों को सीख जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। खिलौनों का एकीकरण। शिक्षक खिलौनों जैसे लकड़ी की गुड़िया, विज्ञान किट, लकड़ी की गाड़ियाँ, गुड़िया, विज्ञान किट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया केंद्र में आ जाती है। खेल आधारित गतिविधियाँ इसमें पहेलियाँ सुलझाना, रचनात्मक निर्माण और सहयोग करना शामिल है, जो कल्पना और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। अनुभवात्मक शिक्षा यह पारंपरिक चाक और बोर्ड पद्धति से हटकर बच्चों को करके सीखना का अवसर देता है, जिससे ज्ञान गहरा होता है। समग्र विकास यह न केवल अकादमिक कौशल जैसे भाषा, गणित विकसित करता है, बल्कि रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, सामाजिक भावनात्मक कौशल और शारीरिक निपुणता को भी बढ़ावा देता है। आइए देखिए इसके लाभ क्या हैं। सीखना आनंददायक। सीखने की प्रक्रिया एक बोझिल काम की बजाय एक मज़ेदार यात्रा बन जाती है। अवधारणाओं की स्पष्टता। जटिल या अमूर्त विचारों को खिलौने के जरिए आसानी से समझा जा सकता है, जैसे नाव बनाकर भौतिकी या साहित्य समझाना। समग्र विकास यह बच्चों के दिमाग और शरीर दोनों का सर्वांगीण विकास करता है। प्रेरणा यह ज्ञान के प्रति प्रेम और आजीवन सीखने की इच्छा जगाता है। आइए देखिए शिक्षक की क्या भूमिका है। सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला, यानी कि एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। दोस्तों, अगर आपने NEP की क्लास की होगी तो आपने देखा होगा कि NEP 2020 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है उसको एज अ फैसिलिटेटर ट्रीट किया गया है, यानी कि शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होती है। तो इस अधिगम में शिक्षक की भूमिका को हम पढ़ने वाले हैं और ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने में शिक्षक की अग्रलिखित भूमिका होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट है छात्रों को क्रियाशील बनाने का अवसर प्रदान करना। शिक्षक छात्रों की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके उन्हें निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे उसका बहुमुखी विकास हो सके। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए उसे उचित पथ प्रदर्शन करना होगा, तभी छात्र स्वयं क्रियाशील रहकर अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला, यानी कि टू सिक्योर मोटिवेशन। अधिगम प्रक्रिया के प्रति शिक्षक द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न कर देना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। निष्क्रिय एवं उदासीन वातावरण में छात्र नवीन ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं लेता है। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। जब तक हम अभिप्रेरक अंग की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक शिक्षण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। पथ प्रदर्शन के अभाव में छात्रों के दिशाहीन होने की सदा आशंका बनी रहती है। पथ प्रदर्शन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। आइए देखते हैं। पहला है छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं को ज्ञात कर अभिप्रेरित करना। दूसरा है निर्देश तथा उदाहरणों द्वारा छात्रों को समझाना। और तीसरा है वाद विवाद कर छात्रों की समस्याओं को परामर्श देकर हल करना। आगे देखिए,
बालकों में संवेगात्मक विकास करना। अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में संवेगात्मक विकास करता है। यह विकास शिक्षक की सहानुभूति, प्रेम, उचित कार्य, व्यक्तिगत संपर्क तथा उचित पथ प्रदर्शन द्वारा सुगमता से संपन्न होता है। नेक्स्ट है अध्यापक का कार्य सिखाना है। अध्यापक का प्रमुख कार्य छात्रों में उत्प्रेरणा विकसित कर उन्हें अधिगम के प्रति उत्साहित करना है, जिससे उनमें सीखने तथा अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। फिफ्थ है शिक्षण व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है कि वह शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास करे, जिससे उसका शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा संवेगात्मक विकास हो सके। विकास के द्वारा ही वह अपने भावी जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण बालक के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक एक सूचना दाता के रूप में। अध्यापक शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान की नवीन सूची प्रदान करता है। वह उन्हें विभिन्न प्रकार के विचारों एवं वस्तुओं से अवगत कराता है। जो अध्यापक विषय प्रस्तुतिकरण की विधि जानते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। नेक्स्ट देखिए, सीखने में मार्गदर्शन करने वाला एज अ गाइड ऑफ लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को छात्रों का सीखने में पथ प्रदर्शक होना चाहिए। तो दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया या अधिगम में टीचर का क्या रोल है, इसका यह आंसर था। आपको ये प्रश्न और ये उत्तर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरी एनईपी में शिक्षक को फैसिलिटेटर और एक मोटिवेटर के रूप में देखा गया है। शिक्षक का काम आजकल बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि एक सहायता प्रदान करना है कि बच्चा जो नहीं आता है उसको कैसे कर सकता है। उसको करने देने के लिए शिक्षक को इसके फोल्डिंग का कार्य करना होता है, यानी कि उनको सहारा देना होता है सिर्फ तब तक जब तक बच्चा सीख ना ले, और जैसे ही बच्चा सीख लेता है शिक्षक वो इसके फोल्डिंग हटा लेता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर 7 का दो लॉन्ग क्वेश्चन रहा। आने वाले वीडियो में हम और भी 1 या 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर था और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनने हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिले जो आपके सामने से होके नहीं गुजरा या आपने उसको नहीं पढ़ा हो। तो 2 क्वेश्चन और हम अगली वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। और जैसे ही चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ख़त्म होता है, यह पूरा का पूरा जो पेपर 1 है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम पेपर 2 पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे हमारे सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको भी अलग से देखेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। कोर्स ऑनलाइन होने की संभावना हो सकती है कि मार्च से बने, लेकिन वो भी होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फॉर्म भरने में इन्होंने 1.5 महीने का समय ले लिया, 1.5 महीने से अधिक का समय ले लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ससमय चीज़ों को व्यवस्थित करके सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो बेहतर है जितना समय मिले उतना अच्छा। सबसे पहले हम जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स के और सारे पेपर के, वो सारे कर लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पहला पेपर और दूसरा पेपर 75 मार्क्स के हैं, यानी कि ये एक बड़ा चैप्टर है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब टॉपिक हैं, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी के जो 4 पेपर हैं वो 25 मार्क्स के हैं। बहुत सारे टॉपिक और सब टॉपिक नहीं हैं और मिलते जुलते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के जो चीज़ें होंगी वो मिलती जुलती होंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें बचा नहीं होगा चीज़ों को करने के लिए। और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने की भी संभावना कम होगी, क्योंकि सिर्फ 25 नंबर के ही होंगे। तो उसके सारे शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोगों को देखने होंगे। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में ये हमारा पूरा पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे।
आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आप हमेशा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए और देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आंसर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।